Hello dear students of class plus वन, वेलकम बैक टू GTV। आज फिर से हम यूनिट 2 नर्सरी मैनेजमेंट और सेशन 5 लेकर आए हैं। सेशन 5 है प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड्स। मीन्स नर्सरी बेड तैयार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, अर्थात उर्वरक आवेदन के विभिन्न तरीके, इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जॉब रोल है आपका फ्लोरिकल्चरिस्ट ओपन कल्टीवेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड्स। मीन्स नर्सरी बेड तैयार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए नर्सरी बेड को तैयार करने के दौरान। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन, moisture and aeration are important factors that affect the growth of seedlings. पोषक तत्व जितने पोषण होते हैं, नमी और बातन जो है वो महत्वपूर्ण कारक हैं जो रोपाई के विकास को प्रभावित करते हैं। ये तीन चीज़ें हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है, प्रॉपर नमी का होना ज़रूरी है, प्रॉपर एरेशन का होना ज़रूरी है किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। जैसे लोगों को मतलब हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें भी न्यूट्रिशन अच्छी चाहिए, प्रॉपर पानी पीने को चाहिए, प्रॉपर हमें फ्रेश एयर चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पौधों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको भी ये चीज़ें जो हैं वो ढंग से चाहिए। तो जब भी नर्सरी बेड प्रिपेयर करना है तो साइट वैसी होनी चाहिए और उनको वो फैसिलिटी वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए पौधों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्सरी बेड शुड बी प्रिपेयर्ड इन फर्टाइल सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट विद गुड ड्रेनेज एंड एयरेशन। मीन्स नर्सरी बेड जो है उसमें प्रॉपर अच्छी जल निकासी और बातन के साथ कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उपजाऊ मिट्टी जो है उसमें ही नर्सरी बेड को प्रिपेयर करना चाहिए। मिट्टी फर्टाइल होगी, प्रॉपर उसमें ड्रेनेज फैसिलिटी होगी, प्रॉपर एरेशन होगी, तभी पौधे की ग्रोथ, उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट आ गया एक्सेस ऑफ इरिगेशन इन संकन और फ्लैट बेड may lead to rotting of seeds, seedlings and damping of incidence. Watering of the bed depends on the type of soil. Sandy soils need frequent watering. कि धंसा हुआ या समतल बेड में सिंचाई की अधिकता से बीजों का सड़ना, उनका बीज का सड़ना या रोपाई का सड़ना और डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी है वो आती है। ठीक है, तो बेड के का पानी मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, और सैंडी मिट्टी को लगातार पानी की आवश्यकता होती है। कि अगर बेड जो है वो धंसा हुआ है तो उसमें क्या होगा, अगर फ्लैट है तो उसमें क्या होगा, जब हम कोई सीड लगा रहे हैं या कोई सीडलिंग लगा रहे हैं तो उसमें क्या है कि वो सड़ जाएगा, पानी इकट्ठा रहेगा, वो सड़ सकता है। और मेनली नर्सरी की जो एक बीमारी है जिसको हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं उसका इंसिडेंस हो जाता है। मीन्स सीडलिंग तैयार हुआ तो उसका जो कॉलर रीजन होता है वहाँ से ही वो सीडलिंग जो है वो सड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। मतलब हमारा पौधा, हमारा जो हमने जो लगाया है वो सारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाती है, वो वेस्ट होगा, हमारा जो हमारी जो आउटपुट है वो अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल बॉर्न इन्फेक्शंस, इंसेक्ट पेस्ट्स एंड पैथोजेंस मे बी अवॉइडेड बाय ट्रीटिंग द सॉइल। कि मृदा से पैदा होने वाले संक्रमण है, कीट हैं और जो भी रोग हैं उनको उपचार से बचाया जा सकता है। मिट्टी का उपचार करना भी ज़रूरी है।
जब भी हम नर्सरी बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें हम पौधे लगाएंगे या बीज लगाएंगे, तो उससे पहले मिट्टी का उपचार करना ज़रूरी है, ताकि उसमें उगने वाले जो पौधे हैं या उसमें जो बीज लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार से कीट या बीमारी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली द विड्थ शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर and the length should be according to the slope of the soil, so that when irrigation water reaches each corner of the bed, the whole bed gets irrigated. तो क्या है कि आमतौर पर चौड़ाई जो है बेड की वो 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है क्यों नहीं होनी चाहिए, ताकि जितना भी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं, होइंग है, वीडिंग है, वाटरिंग है, उनको न्यूट्रिएंट्स देना है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, वो हम प्रॉपर कर सकें। और जो लेंथ है, जो मिट्टी की, जो बेड की जो लंबाई है, वो उसकी ढलान के अनुसार, मतलब वो एरिया कितना है, फील्ड कितनी है, उस पर डिपेंड करता है उस बेड की लंबाई। ठीक है। और पानी जो है, उसकी जो लंबाई है बेड की, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि एक बार पानी देने से वो पानी जो पूरे बेड में फैल जाए, मतलब कोने कोने तक वो पहुंच जाए। ठीक है। और इस प्रकार से क्या होगा कि पूरा जो बेड है उसमें इरिगेशन जो है वो प्रॉपर वे से होगी, स्लोप उस प्रकार से होनी चाहिए उसकी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंडिया डायरेक्ट सनलाइट फेसिंग साइड शुड बी अवॉइडेड। कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भारत में क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश का सामना करने वाली साइड जो है वो उससे बचना चाहिए। पौधे खराब हो सकते हैं, झुलस सकते हैं, श्रिवल्ड हो सकते हैं, तो ये साइड जो है ये थोड़ा हमें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, अर्थात उर्वरक आवेदन के विभिन्न तरीके। बेसिकली हम 3 तरह के जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेसल एप्लीकेशन। इट रेफर्स टू स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द फील्ड, suitable for crops with a dense stand. The plant roots permeate the whole volume of the soil. Large doses of fertilizers are applied and insoluble phosphatic fertilizers such as rock phosphate are used. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द फर्टिलाइजर्स एट सोइंग टाइम आर टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट द फर्टिलाइजर ऑफ द एंटायर फील्ड एंड टू मिक्स इट विद सॉइल। तो बेसल एप्लीकेशन, देखो बेसल पता चल रहा है कि बेस में देना है ना, ये पूरे क्षेत्र में समान रूप से उर्वरकों को फैलाने को संदर्भित करता है कि यूनिफॉर्मली ये फर्टिलाइजर्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं। वैसे यूनिफॉर्मली तो नहीं होते हैं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम गिरते हैं बेसल एप्लीकेशन में। ठीक है, लेकिन हम छठा विधि से इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है बेसल एप्लीकेशन। लेकिन एक बेसल एप्लीकेशन क्या होता है कि हम पौधे के बेस पे जाकर भी उसको देते हैं। ठीक है, बैंड प्लेसमेंट करके देते हैं हम। ठीक है, पौधे के बेस पर हम उसको दे रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया कि हम थोड़ा सा ले रहे हैं हाथ में और पौधा जो वो हम दे रहे हैं, या नीचे छोटे पौधे हैं तो वो रो में हम उनको दे रहे हैं, तो वो मात्रा हम हाथ में लेके, या छठा विधि से अगर हम फेंक रहे हैं तो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम गिरता है। ठीक है, घने स्टैंड वाली फसलों के लिए, अगर बहुत घनी डेंस पॉपुलेशन जो है जहाँ पर पौधों की, वहाँ के लिए ये सबसे सूटेबल होता है बेसल एप्लीकेशन। ठीक है, और बुबाई के समय जब हम बुबाई कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, तो उर्वरकों को जो है वो फील्ड में दिया जाता है। जब हम बीज को लगाना होता है तो हम बेसल एप्लीकेशन के तौर पर मृदा में हम इसको फर्टिलाइजर्स को इस रूप से देते हैं और उनको हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये किस तरह से मिट्टी में जो है बेसल एप्लीकेशन जो है फर्टिलाइजर्स की दी जा रही है। नेक्स्ट आ गया टॉप ड्रेसिंग, ऊपर से खड़ी फसल में फर्टिलाइजर्स को देना। It is the broadcasting of fertilizers, particularly nitrogenous fertilizers, in closely sown crops like paddy and wheat.
with the objective of supplying nitrogen in readily available form to growing plants. Fertilizers are applied on standing crop. यह धान और गेहूं जैसी निकट बोई जाने वाली फसलों में विशेष रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रसारण है, मतलब वैसे उसको दिया जाता है। जो घनी फसलें हैं वहां पर ये टॉप ड्रेसिंग जो है वो उसकी की जाती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य बढ़ते पौधों को आसानी से उपलब्ध रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति कराना है। खड़ी फसल पर उर्वरक लगाया जाता है। खड़ी फसल है, क्रॉप ग्रो हो चुकी है, उसमें इस प्रकार से उर्वरकों को दिया जाता है। तो ये देखिए किस तरह से टॉप ड्रेसिंग जो है वो की जा रही है, ठीक है। वेजिटेबल क्रॉप है ये, वेजिटेबल क्रॉप है, घनी फसल है ये भी, तो इसमें भी टॉप ड्रेसिंग जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोलियर एप्लीकेशन, ठीक है। फॉलिएज में, पत्तों में किस प्रकार से जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि इट रेफर्स टू द स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वन और मोर न्यूट्रिएंट्स ऑन द फॉलिएज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। यह उर्वरकों के बढ़ते पौधों के पर्ण पर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों के घोल के छिड़काव को संदर्भित करता है। एक या एक से अधिक मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स का जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको मिक्स करके पानी में पौधों पर स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फोलियर एप्लीकेशन। जैसे पॉली हाउसेस वगैरह में भी देखा होगा, वेजिटेबल्स होती हैं तो उसमें भी फोलियर एप्लीकेशन जो है वो जो फोगर्स के थ्रू जो है वो की जाती है, या वाटर कैन के थ्रू भी की जाती है। तो रसायनों को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मिलाया जाता है और फॉलिएज में उनको स्प्रे किया जाता है। नाइट्रोजन को भी फॉलिएज में जो है पानी में मिलाकर स्प्रे कर दिया जाता है। फॉलिएज की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, मतलब लश ग्रीन जो उनकी ग्रोथ होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं थ्रू फॉलिएज, थ्रू उनमें जो स्टोमेटास होते हैं उनके थ्रू। सेकेंड पॉइंट आ गया, several nutrient elements are readily absorbed by leaves when they are dissolved in water and sprayed on them। कि पोषक तत्व जो है वो पत्तियों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं, मतलब आसानी से उनको सोख लिया जाता है, ठीक है, जब उनको पानी में मिलाकर पत्तों पर छिड़काव उनका किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्प्रे सॉल्यूशन हैज टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज सीरियस डैमेज में रिजल्ट ड्यू टू स्कॉचिंग ऑफ द लीव्स। अब देखिए, जब भी हम रसायन को पानी में घोल रहे हैं तो ये नहीं है कि पानी कम और केमिकल खूब सारा, फर्टिलाइजर खूब सारा घोल के रख दिया और दे दिया फसल में कि वाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, या बहुत लश ग्रीन पौधा जो वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। देखिए, किसी भी चीज़ की जो जो अधिकता है, जो किसी भी चीज़ का अधिक होना भी जो है वो डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो हमें फर्टिलाइजर जो घोल कर देने हैं उसका भी एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर अमाउंट में ही घोल कर हमने उसको पत्तियों में देना है, नहीं तो पत्तियाँ क्या है, जल जाएंगी, झुलस जाएंगी, तो पौधा खराब हो गया, कहाँ से आउटपुट मिलेगी, ठीक है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, foliar application is effective for the application of minor nutrients like iron, copper, boron, zinc and manganese, etc. or B. Sometimes insecticides are also applied along with fertilizers. तो क्या होता है कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बेसिकली हम पानी में घोलकर पौधों में, उसके फॉलिएज में, उसकी पत्तियों में उनका छिड़काव करते हैं, उनका आवेदन करते हैं, ठीक है, पर्णावेदन करते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंसेक्टिसाइड्स का तो स्प्रे हम करते ही हैं कीटों से बचाने के लिए, तो उसके साथ ही हम क्या करते हैं, इनका फर्टिलाइजर्स को मिलाकर भी हम फसल में दे देते हैं, ठीक है। दोनों ही काम हो गए, न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, इंसेक्टिसाइड्स भी मिल गए। तो ये देखिए कि किस प्रकार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जो है वो फोलियर स्प्रे किया जा रहा है फसल में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर जो है वो फोलियर स्प्रे किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी और इंसेक्टिसाइड्स भी दोनों ही काम हो रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें जो हम पढ़ेंगे वो होगा, उसका टॉपिक होगा प्रोटेक्शन ऑफ सीडलिंग्स,
सीडलिंग्स को किस प्रकार से हमने प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें देखिए सबसे मेन पॉइंट जो आएंगे, दो आएंगे। सबसे पहला आएगा सॉइल ट्रीटमेंट, सेकंड वन इज सीड ट्रीटमेंट। ये मृदा उपचार के बारे में पढ़ेंगे। मृदा उपचार में भी विभिन्न तरीके आ जाते हैं, जैसे कि सॉइल सोलराइजेशन आ जाता है, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आ जाता है, यूज़ ऑफ फंजिसाइड्स आ जाता है, स्टीम ट्रीटमेंट आ जाता है, फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट आ जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट सॉइल ट्रीटमेंट में आते हैं। और सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, किस तरह से हम बायो कंट्रोल एजेंट से या फिर फंजिसाइड से हम बीज का उपचार करते हैं ताकि आने वाली फसल जो है वो अच्छी हो, हमें उत्पादन अच्छा मिले, ठीक है, और उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, कीटों से उनको बचाया जा सके। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।